नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए सबसे पहले इस अंक में हम बात करते हैं असम बाढ़ की। हाल ही में असम में बाढ़ के कारण 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और लगभग 34 लोगों की मृत्यु हो गई है। असम में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। आइए समझते हैं कि असम में बाढ़ के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक कौन से हैं। मॉनसून के दौरान यहाँ निरंतर वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की गतिशील और अस्थिर प्रकृति के कारण यह विसर्जन और तलछट के मामले में विश्व की शीर्ष 5 नदियों में से एक है। असम के मैदानी भागों में इस नदी की गति मंद हो जाती है, जिससे यहाँ अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं। भारी मात्रा में अवसाद लाने और निक्षेपण के कारण ये नदी निरंतर अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिससे यहाँ बाढ़ आ जाती है। ये भूकंप प्रवण क्षेत्र भी है। वर्ष 1950 के भूकंप के बाद पूर्वी असम में ब्रह्मपुत्र नदी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठ गया था। मानव जनित कारकों में वनोन्मूलन और जलग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण उच्च अवसाद निक्षेपण जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। असम में आई बाढ़ के लिए कुछ उपायों पर भी नजर डालते हैं, जैसे तटबंधों और बाढ़ अवरोधक भित्तियों का निर्माण, अपरदन रोधी और शहर संरक्षण कार्य जैसे उपाय भी किए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली, प्रोसिल्टेशन डिवाइस के माध्यम से गाद को हटाना और नदी के नियमित प्रवाह को बनाए रखना जैसे कदम भी उठाए गए हैं। ये जान लेना जरूरी है कि अब तक केवल तात्कालिक और अल्पकालिक उपायों को ही अपनाया गया है और कोई ठोस दीर्घकालिक उपायों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। परंतु यहाँ बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ आवश्यक दीर्घकालिक उपायों को करना भी आवश्यक है, जैसे बेसिन आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। नदी बेसिन के अंतर्गत आने वाले सभी देशों को एक मंच पर लाकर एकीकृत बेसिन प्रबंधन पर बल देना, सुभेद्यता के आधार पर बाढ़ के मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करना, इसके साथ ही वहां पर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करना, बाढ़ के शमन हेतु बांधों और जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी सुझाव दिया है। अगली खबर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से संबंधित है। हाल ही में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए ने कहा है कि भारत इतालवी नौसैनिकों के मामले की कानूनी जांच नहीं कर सकता। वे अपने देश में ही जांच पड़ताल का सामना करेंगे। दरअसल एनरिका लेक्सी के नाम से ज्ञात ये मामला वर्ष 2015 का है, जब इटली ने भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी अपने 2 नौसैनिकों को भारत द्वारा हिरासत में लेने के विरुद्ध वाद दायर किया था। इटली ने इस मामले को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी इटलोज के समक्ष उठाया। इटलोज ने बाद में इस मामले को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए के पास भेज दिया। दरअसल पीसीए की स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ये विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समुद्री विवादों का समाधान करता है एवं आर्बिट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत ने दावा किया था कि नौसैनिकों ने अंक्लोज के तहत नौवहन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया है और उन्हें क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। भारत के अनुसार ये घटना उसके संलग्न क्षेत्र के भीतर हुई है और ये उसके क्षेत्राधिकार में आता है। अब पीसीए ने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया है कि भारत इटली से क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार है, परंतु इतालवी नौसैनिक उन्मुक्ति के हकदार हैं और भारत को इन नौसैनिकों पर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ये जान लेना जरूरी है कि इटलोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी अंक्लोज के तहत एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। अंक्लोज एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो समुद्री क्षेत्रों में विभिन्न देशों के क्षेत्राधिकार के संबंध में एक रूपरेखा निर्धारित करता है। अंक्लोज ने महासागरों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर समुद्री क्षेत्रों को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। अगली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट मई माह के अंत में बजट अनुमान के 58% पर पहुंचा। राजकोषीय घाटा किसी विशेष समयावधि के दौरान सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है।
ये सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारियों का भी संकेत देता है। अप्रैल-मई 2020 के दौरान राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 58.6% था, जबकि वर्ष 2019-20 में ये 52% और वर्ष 2018-19 में 55.3% था। उच्च राजकोषीय घाटे के कई प्रभाव होते हैं, जैसे इससे क्राउडिंग आउट की समस्या विद्यमान हो जाती है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध धन में कमी हो जाती है। इसके कारण पूंजीगत संरचना और ब्याज दरें प्रभावित होती हैं और निवल निर्यात में गिरावट देखने को मिलती है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इसके लिए सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू किया है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्तीय अनुशासन की एक संरचना स्थापित की गई है। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को 31 मार्च 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सामान्यतया सरकार द्वारा अपने घाटे की पूर्ति आरबीआई से ऋण लेकर या ट्रेजरी बिल और बॉन्ड जैसे विभिन्न प्रपत्रों को जारी करके पूंजी बाजार से धन जुटाने के माध्यम से की जाती है। इसके साथ ही राज्यों के अपने एफआरबीएम अधिनियम हैं, जो उनके वार्षिक बजट घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 13% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हाल ही में सरकार ने राज्यों को अपने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करके अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में किए गए विस्तार से भारतीय खाद्य निगम के भंडारण बोझ में कमी आएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 और महीनों के लिए विस्तारित किया गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी NFSA के माध्यम से प्रत्येक परिवार के लिए प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं या चावल के साथ प्रतिमाह 1 किलोग्राम निःशुल्क चना प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के कारण अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिकता वाले परिवार, मध्याह्न भोजन योजना के तहत कुल आवंटन में तेजी से वृद्धि होगी। ये अतिरिक्त आवंटन FCI को पिछले वर्ष के शेष बचे वृहद स्टॉक का उपयोग करने और भंडारण स्थान की कमी को दूर करने में सहायता कर सकता है। सामान्यतः FCI को खरीफ मौसम के दौरान भंडारण के स्थान की कमी का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति के कारण कवर एंड प्लिंथ भंडारण प्रणाली में गेहूं का भंडारण किया जाता है, जिससे गेहूं के खराब होने का अत्यधिक जोखिम रहता है। दरअसल FCI केंद्र द्वारा संचालित और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के लिए उत्तरदायी है। FCI की कुल भंडारण क्षमता 41.2 मीट्रिक टन है। यदि राज्य एजेंसियों की 35 मीट्रिक टन की क्षमता को इसमें जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल भंडारण क्षमता 75 मीट्रिक टन की हो जाती है। इससे पहले शांता कुमार समिति ने FCI के भंडारण मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न उपायों की अनुशंसा की थी, जैसे भंडारण कार्यप्रणालियों को विभिन्न एजेंसियों के साथ आउटसोर्स करना, साइलो बैग तकनीक को अपनाना। इससे भारतीय खाद्य निगम द्वारा विगत वर्ष के शेष बचे विशाल स्टॉक का उपयोग करने की अपेक्षा है, जो FCI के लिए भंडारण स्थान की कमी की समस्या को दूर करेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट। निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष से अधिक आयु के कोविड-19 से प्रभावित या संदिग्ध नागरिकों को अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की है। डाक मतपत्र प्रणाली दरअसल चुनाव के दौरान मतदान करने का एक तरीका है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए डाक मतपत्र को मतदाताओं को वितरित किया जाता है और डाक द्वारा ही उसे वापस प्राप्त किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि सरकार से परामर्श करने के बाद ही निर्वाचन आयोग किसी व्यक्ति को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता का नाम परिवर्तित कर संयुक्त राज्य मैक्सिको कनाडा समझौता रखा गया। वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते यानी नाफ्टा पर पुनर्वार्ता की थी। इस नए समझौते को अब संयुक्त राज्य मैक्सिको कनाडा समझौता USMCA कहा जाएगा। USMCA 1 जुलाई 2020 को लागू हो गया है।
आपको बता दें कि नाफ्टा का गठन वर्ष 1994 में सभी 3 सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए किया गया था। चाबहार बंदरगाह को मुक्त क्षेत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा। ईरान ने इस क्षेत्र में संचालित मुक्त क्षेत्र फ्री जोन के साथ इस बंदरगाह के एकीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल के तहत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कार्गो यानी माल लदान में वृद्धि होने की संभावना है। मुक्त क्षेत्र व्यापार करने की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत शुल्क का भुगतान किए बिना ही वस्तुओं को प्राप्त और संग्रहित किया जा सकता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत, अफगानिस्तान और ईरान द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के एक भाग के रूप में भारत ने विकसित किया है। इसका परिचालन दिसंबर 2018 से ही शुरू हो गया था। ये पाकिस्तान मार्ग की उपेक्षा करते हुए भारत को सीधे मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच में सहायता प्रदान करता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए मूल्य के अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जरूरी अनेक प्लेटफॉर्मों और उपकरणों से संबंधित सैन्य सामग्री के अधिग्रहण को अनुमति प्रदान की गई है। इसमें MiG-29 की खरीद और उन्नयन, सुखोई 30 MKI विमान का अधिग्रहण, भूमि पर लंबी दूरी तक प्रहार करने में सक्षम मिसाइल प्रणाली आदि शामिल हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली DAC तीनों सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर सर्वोच्च निर्णय निर्माणकारी निकाय है। ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 ये दवा की खोज प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य हैकेथॉन के माध्यम से इन सिलिको ड्रग खोज द्वारा SARS-CoV-2 के विरुद्ध दवा परीक्षण करने वाले ड्रग कैंडिडेट्स की पहचान करना और उसके बाद रासायनिक संश्लेषण और जैविक परीक्षण करना है। ये प्रतियोगिता भारत और विदेशों से सभी भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए खुली है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की सूची बनाई है और उनकी देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NPPA से अनुरोध किया है। NPPA यानी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषधियों के मूल्य निर्धारण और वहनीय कीमतों पर उनकी उपलब्धता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक इकाई है। ये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को भी लागू और प्रवर्तित करता है। NPPA रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग से जुड़ा एक कार्यालय है। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।